अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, जो कि मुल्क के और दुनिया के मारूफ मईशतदान हैं, बैनुल अक़वामी जामियात के साथ मुंसलिक भी हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज। बहुत शुक्रिया भाई। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, अब बुनियादी बात ये है कि हुकूमत ने ये कहा है कि चलो जैसे तैसे करके IMF ने अपनी मीटिंग के एजेंडे में हमारा नाम लिख दिया। अब वी हैव गॉट द नॉड कि हमें पैसे मिल जाएंगे, आज मिले कि कल मिले। अब इसके ऊपर शादियाँ बजाए जाएं, खुशियाँ मनाई जाएं, चलें, वो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर दबाव बहुत है और आजकल मस्बत बातें कहने के लिए ही ज़्यादातर लोग सरगर्म रहते हैं मईशत के बारे में। लेकिन सच बात यह कि महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा है, माशी अशारिये इतने अच्छे नहीं हैं, फिर भी पुरुमीद रहा जाए। मैं तो यही ख्वाहिश करता हूँ, पूरी कौम को 3 दिन इन्होंने लगा दिया कि हम आइनी इस्लाहात कर रहे हैं, जबकि तवज्जो इनकी महंगाई कम करने और माशी इस्लाहात की तरफ होनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा थोड़ा इसकी तरफ आप भी देखें और एक तज्ज़िया पेश करें। जी बहुत शुक्रिया अली भाई। आप जो आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं उसमें आप देखें कि पिछले 8 दिन से जो ड्रामा चल रहा है, हर सियासतदान जो है वो अपने अपने जो उसका लैंडस्केप है उसके अंदर रह के जो उससे रोल प्ले किया जा रहा है वो कर रहा है। और इस ड्रामाबाजी के अंदर आप देखें कि सारी बातें जो है फोकस हो रही हैं इनकी तरफ। और आप ये भी देख के हैरान हुए कि जब इनकी अपनी या अपने फायदे के लिए कोई तरमीम इन्होंने करनी होती है तो फिर पार्लियामेंट भी 24 घंटे काम करता है, फिर सियासतदानों का दिमाग भी 24 घंटे काम करता है, फिर 24 घंटे इनके फोन भी आपको ऑन मिलते हैं। और जब अवाम की बारी होती है तो फिर कहते हैं जी मैं कड़े और सख्त फैसले करने होंगे। तो आप मौलाना फजल रहमान साहब को देखें कि जो पूरी सियासत का कह लें कि किला बने हुए हैं और वो जिस तरह PTI को नचा रहे हैं PTI नाच रही है, जिस तरह मुस्लिम लीग नून को नचा रहे हैं वो भी नाच रही है, PPP वो भी नाच रही है, और सबसे अहम जो है गवर्नमेंट भी नाच रही है। तो मुझे जो इसके अंदर सबसे दुखी बात ये लग रही है कि इसी तरह अगर सीरियस किस्म का कोई पैकेज या कोई तरमीम जो है आप इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करें और उसमें आप लोग सीरियस होके सारे इकट्ठे बैठ के जैसे आजकल बयान दिए जा रहे हैं, तो उस पैकेज के ऊपर कोई बात इस तरह की जाए या 30 साल का, 20 साल का, 40 साल का वो एजेंडा बनाया जाए और उसमें ये कहा जाए कि ठीक है जब हम सारे लोग मुत्तफिक हैं, ये हमारा 20 साल का, 30 साल का इकोनॉमिक प्लान है और सारे सियासतदान जो हैं हम तहे दिल से इसके ऊपर काम करेंगे। गवर्नमेंट जो है वो 5 साल पूरे करने का उसको टाइम दिया जाए। आपने दुरुस्त कहा, बिजली के बिल लोगों की मुकम्मल तनख्वाहों से ज्यादा आ गए हैं, ये मौजू ज्यादा अहम है। इसके ऊपर तो कोई नहीं बैठा, कोई बात नहीं हुई, कोई मुशावरत नहीं हुई, बल्कि जैसे आपने कहा कि फैसलों के बारे में बात किए गए, कड़े फैसले करने पड़ेंगे, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। और जहां बात आई अपने मुफादात की, वहां पर सारे सियासतदान इकट्ठे हुए बैठे। अभी 2014 से लेके 9 IPPs ऐसे हैं जिनका अभी तक ऑडिट नहीं किया गया कि वो क्या पैदा कर रहे हैं, वो वाकई अपनी जो उनकी पैदावार कैपेसिटी थी उससे ज्यादा पैदा कर रहे हैं या अंडर वो पैदा कर रहे हैं। तो साथ ही गवर्नमेंट ने जब ऐलान किया कि हम आने वाले 2-3 महीनों में बिजली की कीमतों में रिलीफ देंगे, शायद गवर्नमेंट का ये ख्याल था कि जो प्राइवेट IPPs हैं उनके ऊपर हम जोर देते हैं कि वो बिजली के नर्फ जो है कम करें, लेकिन वो प्राइवेट IPPs जिन्होंने कहा जी सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो है जो उसके IPPs हैं उसके बिजली के नर्फ कम किए जाए, गवर्नमेंट जो बेजा हमसे टैक्स इकट्ठा कर रही है वो गवर्नमेंट कम करे, तब हम उस तरफ जाएंगे। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में पूरी की पूरी सियासतदान जो थे इनको इकट्ठे होकर बैठना चाहिए था, इसके ऊपर इनको तरमीम पेश करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि वो आवाम की फलाह बहबूद की बात है तो वो अगर उसके ऊपर सीरियसनेस ना भी दिखाई जाए तो कोई बात नहीं, जहां इनके अपने मफादात की बात होती है वहां देखें सारे इकट्ठे हो जाते हैं और सारे इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक नुक्ता और है जिसकी जानिब मैं आपको राग़िब करना चाहूँगा, वो ये है कि हमें बताया जा रहा है कि हमारे मुल्क की इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट हो गई है। क्या डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आपकी अकल, फ़हम और तालीम आपको ये कहती है कि 9% हो गई है या उसके आसपास है कहीं? हाँ जी, मेरा एक सवाल है आपसे, वो ये कि अगर 9% हो गया है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, गवर्नमेंट की बात मान लेता हूँ, तो क्या ग्राउंड रियलिटी जो है वो वाकई प्रूव कर रही है कि इन्फ्लेशन पास करके 9% है? बिल्कुल, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर इन्फ्लेशन 9% आ गया तो इसका मतलब कि पॉवर्टी पहले से कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है थ्रू देयर इनकम उसमें इजाफा होना चाहिए। बिजली के बिल जो है जाहिर बात है वो डे बाय डे वो बढ़ रहे हैं, तो आप ये कैसे बात मान सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट आ गया है? मेरे ख्याल बात समझ से बाहर है। और ये मेरे जो सीनियर सियासतदान हैं इनको मेरे ख्याल में इस तरह की बातें जो है वो करना मुझे तो बिल्कुल वो अच्छा नहीं लगता
कि सियासतदान होकर और आपको पता है कि मुल्क के हालात क्या है और आपको पता है कि लोगों के हालात क्या है, उसके बाद आप इस तरह के झूठे ख्वाब दिखा दें कि जैसे वो कभी आप सुना करते यूं चुटकी मार के जो है 10 अरब डॉलर जो है वो तो अगले साल आ जाएगा, टूरिज्म पाकिस्तान के अंदर आएगा तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर डॉलर ही हो जाएंगे, और ना वो चुटकी बजी, ना वो टूरिज्म प्रमोट हुआ, ना वो डॉलर आए। तो इस तरह की जो मुबालगा रही है, इनकी बयानबाजी है, उससे मेरे ख्याल में इनको जान छुड़ानी चाहिए, कुछ जो रियलिटी बेस्ड चीजें हैं वो आवाम को इनको पेश करनी चाहिए। देखिए, मैं आपके सामने इस वजह से ये मौजू रख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट रेट्स जो कम किए हैं उसके लिए जवाज़ यही बनाया है। ताहम ये कि हकीकी जवाज़ ये है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ मरकज़ी बैंक जो हैं उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं, इसलिए हमें गो हेड मिल गया, हमारे ऊपर इतनी सख्ती नहीं की गई। वजह इन्फ्लेशन है या नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल अगर ये 6 महीने पहले करने की कोशिश की गई होती तो बैनुल-अक़वामी इदारे इनको कभी ना करने देते। मेरे ख्याल रीज़न यही है कि बैनुल-अक़वामी मरकज़ी बैंक दुनिया भर के वो कम कर रहे हैं, इसीलिए हमें भी कम करने का मौका मिल गया। जी हाँ जी, बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं। यूएसए ने हिस्ट्री में पहली दफा जो शरह सूद उसमें कमी की है, और इसी तरह आप यूके में देखें और मुल्क जो वो देखें तो उस वजह हमें थोड़ा लीवरेज मिल गया। लेकिन हम बजाय उस लीवरेज से इकोनॉमिक तौर पे कोई फायदा उठाएं, हम पॉलिटिकल बेनिफिट जो है उससे वो लेना चाह रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि देखें जी, हमने इन्फ्लेशन जो सिंगल डिजिट कर दिया है, भाई सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन आपका होगा जब आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसमें इजाफा होगा, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन में तब इजाफा होगा जब कास्ट ऑफ इनपुट्स जो है उनकी प्राइसेस में कमी आएगी, और ये कमी तभी मुमकिन है कि जो एनर्जी सोर्सेज सॉरी एनर्जी प्राइसेस जो है उनकी कीमत उनको डिक्लाइन किया जाए, तब जाके आपका इन्वेस्टर जो है उसको थोड़ा सा कुछ सांस मिलेगा, उसको लगेगा ठीक है कि मुझे बजाय कि मैं इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे मुल्क लेके जाऊं तो मेरा अपना मुल्क जो है मुझे कुछ अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स दे रहा है, तो मैं अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट रखता हूं। हमारी तो जो ना बिजली की कीमतें कम करने में है, 2% अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, उससे कौन सा तूफान आ गया है कि जिसकी वजह से आप समझे कि इन्फ्लेशन आपका सिंगल डिजिट हो गया है। बात यह है कि वो जो 2% आपका इंटरेस्ट रेट कम हुआ है उसकी आपकी इकोनॉमी के अंदर इफेक्टिविटी क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन बजाय कि हम वो देखें, हम दूसरी तरफ चल पड़े, देखें जी हमने पिछले 6 महीने काम किया तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो सिंगल डिजिट हो गया। मुझे बताइए, क्या ये जो 2% आपका इंटरेस्ट रेट कम हुआ है उससे आपकी ग्रोथ क्वार्टर ग्रोथ जो है उसके ऊपर कोई फर्क पड़ा है? क्या उससे आपके अनएम्प्लॉयमेंट को फर्क पड़ा है? मुल्क के अंदर इंडस्ट्री चलना शुरू हो गई है? क्या उससे लोगों की इनकम में इजाफा हुआ है? तो ये तो सारे इंडिकेटर जो है ये तो बिल्कुल डिक्लाइनिंग शेप में जा रहे हैं। आप किस बेस के ऊपर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन जो सिंगल डिजिट है? अच्छा, यहाँ पर आपकी तवज्जो एक और जगह लेकर जाता हूँ। बात ये कहा गया कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो इतने मजबूत हो चुके हैं कि डॉलर भी अपनी जगह, उसमें डॉलर रुपए के दरमियान जो एक, जिसे आप क्या कह सकते हैं कि मुसाबकत सी है, ये भी एक बैलेंस रीच कर चुकी है। और ऐसा कहा जा सकता है कि जो है जो करेंसी रेट्स हैं उसमें इस्तेहकाम आ गया है। पर मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा कन्विंसिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर विद रेफरेंस टू ट्रेड मौजूद नहीं है कि जिससे मुझे ये लगे, सिवाय करंट अकाउंट डेफिसिट के, कि पाकिस्तान में डॉलर काबू में आ गया या हमारे रिजर्व्स जो हैं वो एग्जॉर्बिडेंटली हाई हो चुके हैं। जी नहीं, वो रिजर्व की तो आपने जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसकी डेफिनेशन ही चेंज कर दी ना अली भाई। एक वक्त था जब हम ये पढ़ते थे, सुनते थे, अखबारों में पढ़ते थे कि आपकी बरामदात से जो पैसा कमाया जा रहा है उसको हम रिजर्व के तौर पर अपने पास रख लेते हैं, या जो आपकी लेबर क्लास है जो बाहर जाए काम करती है, या आपको बाकी मुल्कों के लोग यहाँ पे आके काम करते हैं, तो जो नेट रेमिटेंस है उसको हम उसमें ऐड कर देते थे। अब आपने FDI उसको भी ऐड किया हुआ है, अब आपने कर्जे को भी ऐड किया हुआ है। तो बेसिकली देखा जाए तो आपकी जो डेफिनेशन है फॉरेन रिजर्व की वही मैनिपुलेटेड है। तो फिर आप किस बेस के ऊपर ये बात करेंगे? दूसरी तरफ बात ये है, करंट अकाउंट खसारा जो है वो सरप्लस में चला गया ये अगस्त के अंदर, लेकिन देखना फिर वही है, क्या इस करंट अकाउंट खसारे का जो ट्रिकल इफेक्ट जो है, पॉजिटिव इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, क्या वो एक आम आदमी तक पहुंच रहा है? क्या उस करंट अकाउंट खसारा जो अब सरप्लस में चला गया है उसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री जो है उसको कोई फायदा पहुंच रहा है, या उसकी वजह से आपके रुपया जो है उसको कोई फायदा पहुंच रहा है? अगर इन इंडिकेटर्स को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा तो फिर क्या फायदा आपके करंट अकाउंट खसारे को सरप्लस में चेंज करने का? ये भी बड़ी अहम बात आपने की है। अच्छा, इस दफ़ा इन्होंने इसके साथ एक और चीज़ जोड़ के बताई, बोला पाकिस्तान के एक्सपोर्ट जो हैं एट दिस टाइम, ज़ाहिर बात है इतने तो नहीं बढ़े, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, और मेरा नहीं ख्याल कि जो ये टारगेट कर रहे हैं दे विल बी एबल टू अचीव सो कन्वीनियंटली, बट ठीक है, इनका क्लेम है, लेट्स होप दैट दे डू। कह रहे हैं इसी के बराबर हमें रेमिटेंसेस चाहिए होंगी, दैट मीन्स वी विल बी मैचिंग एक्सपोर्ट्स टू रेमिटेंसेस, and despite both of them we will still have a shortfall when it comes to our trade deficit. Is it correct?
देखिए, मेरी बात सुने, हमेशा आपके टारगेट जो होते हैं वो अगर एक्सपोर्ट्स के अंदर लेट्स से टेक्सटाइल है, आपकी व्हीट आ जाती है, आपके दो दूसरे जो भी आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम उसकी बेस पर हम टारगेट्स तय करते हैं। अब ये कि आपको फॉरेन रेमिटेंस जो है वो अगर देखा जाए, जैसे भी बात हमारी हो रही थी कि इंटरनेशनली क्या हुआ है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम हो गए हैं, तो शायद लोगों ने ये सोचा कि जो पाकिस्तान के अंदर पैसा भेजते हैं, वजह ये एक्सचेंज रेट अब 280 रुपए का डॉलर है, तो वहाँ यूएस में तो डॉलर सिर्फ $1 है, यहाँ पे जब आता है तो वो 280 का बन जाता है, और यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपके सामने है। तो एक ये भी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस जो बढ़ रहा है, वो रेमिटेंस क्लास एक सेपरेट है। अगर आप उनको लेट्स से कि इनकरेज करना चाह रहे हैं कि जो जितने भी आपके फॉर्मल चैनल उसके थ्रू रेमिटेंस आए, वो तो आ ही रहा है। बात यह है कि जो आपके हाथ में है उससे आप कितना फायदा उठाने की कोशिश करें। आपकी जो ओवरसीज की मिनिस्ट्री है या आपकी वजारत खारजा जो है, इनके अंदर जो लोग काम करें, कितने सारे लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाके जो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स है उसकी मार्केटिंग की हो, कितने सारे लोगों ने वहां जाके कोई एक्सपो जो सेंटर्स हैं या वहां जो एग्जीबिशंस उनको अपने अटेंड किया और वहां जाके पाकिस्तानी आइटम जो वहां आपने पेश किए हैं। हम तो जब यहाँ पे आते हैं, चाइना में आते हैं, वहां जब जाते हैं दीवारें चीन को तस्वीर बनाते हैं, ठीक है जी, और जाके उसको एक्स के ऊपर पोस्ट करते हैं कि ये हमारा वफद था और ये हमने काम बड़ा किया है। मेरा ख्याल है कि जैसे हम कई बार आपके प्रोग्राम के अंदर ये बात कर चुके हैं कि हम भाई साहब सीरियस ही नहीं है मुल्क को कि कैसे तरक्की दिलानी है, वरना कोई एक वफद जब आए, आपके सामने सिंगापुर की एग्जांपल है, कहीं दूर जाने की तो बात ही नहीं है कि उस बंदे ने एक प्राइम मिनिस्टर 25 सालों से मुल्क को संभाला, उसने मुल्क की काया पलट के रख दी है। और आपके यहाँ भी कई ऐसे सूबे हैं जहां पे 32 साल हुकूमतें रही हैं एक एक पार्टी की, तो जो चेंज ये लेके आए हैं वो भी आपके सामने है, और जो दुनिया में चेंज आ रहा है वो भी आपके सामने है। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आपने पेश किया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके एक और मसला रखना चाहूँगा। हम अपने सियासतदानों से जब इस मुतालिक बात करते हैं, और बहुत सारे हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं, जब भी हम उनसे बात करना शुरू करते हैं कि साहब मईशत दबाव में, तो कहते हैं कि दुनिया भर में यही हालात हैं। देखिए, बरतानिया में भी महंगाई बहुत बढ़ गई है, और मशरिक़ वुस्ता के अंदर भी हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। जो ममालिक कभी टैक्स नहीं लेते थे उन्होंने भी टैक्स लेना शुरू कर दिया है, वगैरह 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 वगैरह। हम चुप हो जाते हैं, हम कहते हैं चलो ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो आपके ख्याल से क्या ये ग्लोबल प्रॉब्लम वाला बहाना लेके पाकिस्तान के हालात को ठीक ना किया जाए? डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, अब बताएं मुझे, ये कहते हैं साहब ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, हमें ये चुप करा देते हैं, कहते हैं साहब आप क्यों शिकायत कर रहे हैं, ये तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, महंगाई हर जगह पर है। पहले इंटरेस्ट रेट का भी कहते थे कि इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई हैं दुनिया में। फिर ये कहते थे कि साहब इसके अलावा माशी बहरान तो पूरी दुनिया पर आया हुआ है। लेकिन हैरान मैं ये हूँ कि और ममालिक के अंदर इंडिकेटर्स ठीक हैं, हमारे इंडिकेटर्स इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम जवाज़ ये ले रहे हैं बैनुल अक़वामी रीजन के अंदर भी हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट मेरे ख्याल कंपेरेटिव नहीं है। क्या कहते हैं आप? देखिए, बात ये है कि आप इस बात के साथ चलो मैं मुत्तफिक हूँ कि इंटरनेशनली या ग्लोबली इन्फ्लेशन आया है और इकोनॉमीज इस पर मुतासर भी हुई हैं, उनके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी मुतासर हुए हैं। लेकिन हमें एग्जांपल उस चीज की देनी चाहिए ना कि जो ममालिक जिन्होंने इस क्राइसिस के अंदर अपने आप को ग्रो भी किया है। आप वैसे कहते हैं कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती जो है वो हिमालय से भी ऊपर है और शहर से ज्यादा मीठी है, तो इस इसना में अब चाइना की बात क्यों नहीं करते? चाइना भी तो उसी रीजन के अंदर रह रहा है, उसी ग्लोबल जो मैप है उसी के अंदर बैठा हुआ है ना। तो चाइनीज इकोनॉमी जो है वो इस क्राइसिस के अंदर कैसे वो ग्रो कर रही है? तो वो वहां पर आपके पास बात करने का एक जवाब ये होता है, यार चाइना वैसे बड़ा मुल्क है तो वहां कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। अब मेरा अगला सवाल ये है कि जब आपको ये पता है कि चाइना बहुत बड़ा मुल्क है और वहां उनकी अपनी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऐसे मालिक क्यों नहीं ढूंढते जहां पे आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी डिमांड हो, जहां में आपकी प्रोडक्ट की कंजम्पशन हो? तो आप अपने मुल्क के अंदर कंजम्पशन जो उसको मेंटेन करने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपके जो रीजनल कंट्रीज है उनके साथ आप ट्रेड जो है वो एग्रीमेंट्स क्यों नहीं करते ताकि आप कंजम्पशन को जनरेट कर सकें, क्रिएट कर सकें? लेकिन मसला यह है कि उसके लिए काम करना होगा। आप जब इस तरह की कह लें कि फेलियर एग्जांपल आप लेंगे तो वो आसान है, उससे हम लोग चुप भी हो जाते हैं, हम लोग मुतमिर भी हो जाते हैं कि ठीक है जो ये एग्जांपल्स दे रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि उसमें मैं समझता हूँ कि चूंकि आवाम को शऊर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होना चाहिए वो नहीं है। जब डॉलर की कीमत बढ़ रही थी, आप यकीन कीजिए, आप कभी जाते थे मार्केट में या मंडी जाते थे, इवन के आपके कह लें कि गली मोहल्ले के ना जो रेडी वाला था उससे भी कहते यार सब्जी महंगी क्यों होगी, तो कहते भाई डॉलर का रेट जो बढ़ गया है। तो बंदा आम हैरान मैं होता था, हंसता था कि देखें हमें बस सिर्फ बहाना चाहिए चीजों को कैसे हम चीजों के साथ जोड़ देते हैं। तो आप भाई साहब अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो मालिक जिन्होंने इस क्राइसिस के अंदर तरक्की की है, आप कम से कम उनकी मिसाल दें और उनको फॉलो करने की कोशिश करें। जिस तरह उन्होंने इस क्राइसिस के अंदर अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ जो प्रॉब्लम आ रहे थे उसको टैकल डाउन किया है ताकि लोगों को रिलीफ दे सकें, तो आप भी कर सकते हैं। वो बात वही आ जाती है जो पहले मैंने आपसे कही थी, कई प्रोग्राम के अंदर भी बात कर चुके हैं,
हम शायद तरक्की करना ही नहीं चाहते। ये भी बड़ा अहम नुक्ता है कि हम शायद उस हिसाब से तरक्की की रफ्तार को नहीं चला पा रहे। और मवाज़ने भी आपने ठीक किए। ज़ाहिर बात है हमारा रीजनल पावर हाउस है चाइना, जिसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना, उसके बावजूद वो ग्रोथ दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और चैलेंज जो जिसका सामना हमें है वो ये है कि मुसाबकती अमल ख़ित्ते में तो ठीक है, लेकिन दुनिया भर में भी जो ममालिक, क्योंकि आप हैं तालीमी याफ्ता शख्स, ज़ाहिर बात है मुहक्किक भी हैं, दुनिया भर में बहुत सारे बड़े आज़मों पे हमारे जैसे ममालिक मौजूद थे जिनके इकनॉमिक इंडिकेटर्स हमसे मिलते जुलते थे। आज अगर देखें तो वो भी हमसे आगे निकल गए हैं, तो वो ख़ित्ते वाला जवाज़ भी ख़त्म हो गया। यकीन करें, दूसरे बड़े आज़मों पर मौजूद वो ममालिक जिनका ग्रोथ रेट हमारे बराबर था, या जिनके वसाइल हमारे बराबर थे, या जीडीपी ग्रोथ रेट हमसे मैच करता था, या टोटल जीडीपी हमसे मैच करती थी, वो हमसे बहुत आगे निकल गए। इसकी क्या वजह? देखिए, आप आजकल हमारा जो फोकस है, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इधर हम फोकस किए हुए हैं, ठीक है। मैं अभी उज़्बेकिस्तान गया था, कुछ 7-8 दिन वहां पर रह के आया हूँ। तो मैं अगर वहाँ का आपको फिनोमेना बताऊं तो मैं ऑर्गंज यूनिवर्सिटी ने मुझे, ऑर्गंज स्टेट यूनिवर्सिटी मुझे इनवाइट किया हुआ था, ऑर्गंज सिटी के अंदर में था। तो वो मैं जब बाहर निकला तो सड़कें टूटी फूटी, तो बड़े बुरे हाल। लेकिन आप जो ही वहां पे उनके रेस्टोरेंट्स में आप एंटर हो तो आपको ये गुमान होता है कि मैं किसी बड़े हाईली डेवलप्ड कंट्री का जो रेस्टोरेंट उसके अंदर आ गया हूँ। और उसमें हमारा $1 जो है हमारे यहाँ 280 रुपए हमें बिकता है, वहां पे $1 13,000 उज़्बेक करेंसी जो है उसमें बिकता है। तो आप ये देखिए कि उन लोगों को डॉलर की कितनी ज्यादा जरूरत होगी। लेकिन एक जो चीज मुझे बड़ी उसने कह लें कि हैरान किया कि मैंने वहां कोई बेकार ही नहीं देखा। इतनी महंगाई होने के बावजूद उज़्बेकिस्तान वो कंट्री है कि जिसकी हिस्ट्री में अर्ली 90s में 1400% इन्फ्लेशन था वहां पे, 1400% इन्फ्लेशन। तो उन्होंने जनाब क्या किया है कि अच्छा, मैं जब उससे क्वेश्चन पूछा अपने होस्ट से कि यार आप कब से इंडिपेंडेंट हुए हैं, तो ये क्या हालात है आपकी, सूरत हाल है आपकी इकॉनमी की, तो कह रहे हैं कि हमारा जो पिछला प्राइम मिनिस्टर 25 साल उसने हुकूमत को संभाला, उसने सारा फोकस जो ताशकंद के ऊपर किया है। अच्छा, मैं थोड़ा मेरे दिल में आ गया शायद पता नहीं करप्शन होगी या पैसे खा गया, जिस तरह हमारे यहाँ एनवायरनमेंट पाया जाता है। अच्छा, मैं जब ताशकंद आया ना, यकीन कीजिए अली भाई, मेरा जो सोच के अंदर वो कहीं दूर था ना कि यार ये इनका प्राइम मिनिस्टर बड़ा करप्ट था, तो वहां पे आके मेरी सोच ही चेंज हो गई। उन्होंने ताशकंद शहर को टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा डेवलप और इतना ज्यादा अट्रैक्टिव कर दिया है कि आप ये मान ही नहीं सकते कि वाकई ये मुस्लिम कंट्री है और उसका एक शहर जो है इतना टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली डेवलप है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मैं क्या बात करूंगा आपसे, वहां पे जो टूरिस्ट पॉइंट्स, वहां जो सफाई थी, मैं क्या बात करूंगा आपसे। तो उन्होंने फोकस किया, चूंकि अब हम टूरिज्म के थ्रू जो डॉलर हमें चाहिए वो कमी हम पूरी करेंगे, फिर उसके ऊपर उन्होंने काम किया। अच्छा, फिर जब ताशकंद एयरपोर्ट के ऊपर आप आते हैं तो वहां पे क्या है कि जो जितनी ट्रांजैक्शन एयरपोर्ट के अंदर है ना, मतलब कि आपने कोई चीज लेनी है, चाय लेनी है, कॉफी लेनी है, कोई बिस्किट लेने, खाना खाना है, उसकी प्राइसेस जो है वो बड़ी रीजनेबल। और इसको अब यूं कह सकते हैं कि अगर $1 जो है उससे आप यूएसए में एक बर्गर खरीद सकते हैं, तो उज़्बेकिस्तान के अंदर भी आप $1 से एक बर्गर खरीद सकते हैं। तो उन्होंने वो जो वहां पे एयरपोर्ट के ऊपर जो सारा बिजनेस है वो सारे का सारा वो डॉलर में कर रहे हैं। क्या हम पाकिस्तान के अंदर जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के हैं वहां पे हम बात नहीं कर सकते? क्या हम अपने मुल्क के अंदर चुटकियां बजाने के बजाय अगर हम अमली तौर पे काम करें तो टूरिज्म को प्रमोट नहीं कर, सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? क्या आपका जो गिलगित बल्तिस्तान है, आपका स्वात का जो एरिया है, आपका केपी के है, मतलब नेचुरल ब्यूटी हमारे पास भरी पड़ी है, लेकिन मसला वही आ गया ना कि आपके लोकल लेवल गैंग्स बने हुए हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी जो गिरफ्त है उन इलाकों से कमजोर हो, क्योंकि उनकी गिरफ्त अगर कमजोर होगी तो उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो खत्म हो जाएगा। तो हमने जो कौमी मुफाद थे उसके ऊपर हमने अपने जाती मुफाद को तरजीह दी हुई है, जिसकी वजह हमें ये सारे प्रॉब्लम पेश आ रहे हैं। ये एक अजीब सी चीज़ है वाकई में, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी मरतबा ये कहा गया कि टूरिज़म को प्रमोट किया जाएगा और पोटेंशियल भी मौजूद है। देखिए, कराची जैसा शहर मौजूद है, लाहौर मौजूद है, इस्लामाबाद मौजूद है, पेशावर, कोयटा और गवादर भी अब ये तो कहते हैं मुस्तकबिल के अंदर हम उसको टूरिस्ट पॉइंट बनाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन आप अगर देखिए तो यहाँ पर टूरिज़म के मौजू पर काम बहुत कम हुआ हुआ। और जो नदर्न एरियाज़ की आपने बात की कि वहाँ के मुतल्लिक हमें बताया गया, ज़ाहिर बात है उसकी टूरिज़म एक्सक्लूसिव टूरिज़म है, काफ़ी लोग वहाँ नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए आना चाहते हैं। पहाड़ हैं पाकिस्तान में बहुत से बुलंदबांग, लेकिन यह कि हमने तवज्जो नहीं दी। वजह उसकी ज़ाहिर बात है आपने बयान की, इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात होंगी। तो मैं आज तक समझ नहीं पाया, हर हुकूमत आने से पहले कहती है टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे, हुकूमत में आने के बाद नहीं करते, क्या वजह है ये?
अच्छा, उसमें आप एक मैं आपको बताऊं, एक सिटी ऑफ ड्रीम्स भी है ताशकंद में। जब आप जाते हैं वहां, उन्होंने पता क्या किया है, दुनिया की जितनी मशहूर बिल्डिंग्स है ना, उसके उसी टाइप की छोटे छोटे बल्कि मॉन्यूमेंट्स कह लें उसको, तो वो उन्होंने उसको सिटी ऑफ ड्रीम्स के अंदर बनाए हुए हैं। अब कहीं पे भी जाके आप कोई कोई बिल्डिंग, आपको फर्ज करो आपको रशियन को बिल्डिंग पसंद आ गई, या आपको आईफल टावर या पेरिस की बिल्डिंग पसंद आ गई है, वो चूंकि उन्होंने एक सिटी के अंदर बनाया हुआ है, तो उसी में आप जाके पिक्चर्स खाएंगे। ये बात करने का मतलब कि छोटे छोटे आइडियाज हैं जिससे आप बड़ा कुछ कमा सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं, लेकिन हम भी अकल रखते हैं और हमें भी काम करना आता है। वो बात वही होगी कि जब आपने वोट लेने होते हैं तो उससे पहले आप जनाब आप पूरे गली मोहल्लों के अंदर चाचा चाची सारों को याद रखते हैं। यूं ही आप वोट आप इलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट में आए थे, फिर आप वो गली मोहल्ले ही भूल जाते हैं। तो मकसद बात मेरी आ गई कि ये चीजें वहीं जा रही है ना, कि चूंकि अगर जिस बंदे को मुल्की मुफाद अजीज हो तो वो फिर मेरे ख्याल में काम भी करता है, दिन रात काम करता है। और मुल्कों ने एक नहीं, दो दो तीन तीन टूरिस्ट सिटी बनाए हैं और इंटरनेशनल म्यार के बनाए हैं। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त करूँ कि हम कम से कम कोई एक शहर जो है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक डेवलप कर लें, टूरिज्म को पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे ही काफी कुछ हम कमा सकते हैं। चुटकी बजाना छोड़े और अमली तौर पर काम करना शुरू करें। लेकिन मसला ये कि इनकी गवर्नमेंट के अंदर जितनी डेमोक्रेसी सारा कुछ जो है वो घूमता है इनके गिर्द के, हमारी कुर्सी जो है मजबूत होनी चाहिए, हम अपनी कुर्सी को ही मजबूत बनाएंगे। देखिए, आप 4 साल हुकूमत रहती है, आपकी 8 साल हुकूमत रहती है, आप 25 साल हुकूमत कर लेंगे, आखिर फिर भी तो आपने किसी न किसी को जवाबदेह होना है ना। तो जब आपको पता है कि मैंने किसी को जवाबदेह होना है, तो बेहतर ये काम करें, ताकि काम के साथ लोगों को जवाब दें कि मैंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर ये काम किया, तो काम आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो काम खुद ही लोगों को नजर आ जाता है जो आपने किया होता है। ये बड़े अहम नुकात हैं जिनके ऊपर आज बात हुई। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए।